तो बच्चों फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के क्रम में आज का पहला प्रश्न है। क्या है पहला प्रश्न? प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो बच्चों क्या है, मान लीजिए ये आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसके साथ श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा हुआ है? एक प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, एक धारिता जुड़ी हुई है C और एक बच्चों क्या है, प्रतिरोध है R। ऐसा प्रश्न में हमसे कह रहा है। फिर कह रहा है कि इस परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए Z बराबर अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है? ये क्वेश्चन आपका प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से है। यदि आपको प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर के किसी भी टॉपिक में थोड़ा भी दिक्कत है, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लें और इसके 1 शॉट वीडियो को आप एक बार जरूर देख लें, ठीक है। और यदि आपको इस चैप्टर के किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में दिक्कत हो जो पिछले 5 साल के अंदर पूछा गया है, तो वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लियर? तो चलिए हम आपको एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करना बहुत ही आसानी से शॉर्ट में समझाते हैं, क्योंकि आप अब तक तो बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे, ठीक। अब देखिए, तो ये बच्चों क्या है, यल परिपथ है, ये आपकी धारिता है, ये प्रेरकत्व है C धारिता और ये R हो गया प्रतिरोध। क्लियर? अब देखिए, यदि मान लीजिए आपको एलसीआर परिपथ की परिभाषा लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप फिगर बनाइएगा, फिर नीचे आप परिभाषा लिख दीजिएगा कि एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी के साथ श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व L, धारिता C और प्रतिरोध R को जोड़ देते हैं, वो क्या कहलाता है? LCR परिपथ कहलाता है। सबसे पहले आप फिगर बनाना, फिर आप LCR परिपथ की परिभाषा लिख लेना। उसके बाद बच्चों इसका ग्राफ बनाना। कैसे? हम आपको समझा दें। ये क्या है? R परिपथ है। R परिपथ में क्या होता है? वोल्टेज V व धारा I समान कला में होते हैं। कैसा होता है? अब देखिए, अब हम आपको समझा दें। तो R परिपथ का जो वोल्टेज होगा बच्चों वो क्या होगा? वो आपका होगा VR और धारा I, ये दोनों समान कला में है, मीन्स एक ही दिशा में है। क्लियर? अब ध्यान दो, C परिपथ में क्या होता है? C परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होता है। C परिपथ में क्या होता है? धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होता है। मतलब थोड़ा कॉमन लैंग्वेज में समझो कि धारा क्या है? वोल्टेज से 90 अंश आगे है, तो वोल्टेज क्या होगा? धारा से 90 अंश क्या होगा? पीछे होगा। अब आप ध्यान दो, तो वोल्टेज को पीछे कर दो, ये देखिए, तो ये आपका हो गया VC, ठीक है, C परिपथ के लिए। और L परिपथ में बच्चों क्या होता है? धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होता है। जब धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होगा तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज आपका धारा से 90 अंश अग्रगामी होगा। तो ये आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये आपका हो गया VL, ठीक। अब VL और VC का जो परिणामी होगा बच्चों वो आपका ये है, क्या है? यदि आप इस ग्राफ को समझ गए तो फिर प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करने में थोड़ा भी तकलीफ नहीं होने वाला, ठीक है। तो VL और VC का परिणामी क्या हो गया? VL माइनस VC, ठीक है। हम आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, तो ये आपका हो गया VR, ध्यान देना, और ये आपका हो गया बच्चों VL, ठीक है। इनका जो परिणामी है ये आपका हो गया परिणामी V। अब आप ध्यान दो, ये आपका परिणामी क्या हो गया? V हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे मिला लो, ये, ठीक है। आप समझ गए LCR परिपथ क्या है? जब हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी को T के साथ प्रेरकत्व L, धारिता C और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो ऐसा परिपथ LCR परिपथ कहलाता है। क्लियर? अब ध्यान दो, R परिपथ में क्या होता है? वोल्टेज V व धारा I दोनों समान कला में होते हैं, तो कुछ इस प्रकार ग्राफ हो गया। C परिपथ में होता है धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होता है, धारा आगे है मीन्स वोल्टेज पीछे है। देखो, दिख रहा है सब, ठीक है। कॉमन तरीके से डेरिवेशन समझा जाता है, समझ गए? बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब ध्यान दो, अब हम क्या कर देंगे? लिख देंगे LCR परिपथ की
LCR परिपथ की परिणामी वोल्टेज, LCR परिपथ की परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर किस नियम से? सदिश नियम से, सदिश नियम से। क्या होता है बच्चों? V स्क्वायर बराबर हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ बच्चों सदिश नियम आप लगाओगे तो V का जो स्क्वायर होगा वो VR के स्क्वायर प्लस इसका जो परिणामी है BL और C का, BL और VC का परिणाम है BL माइनस VC के वर्ग के योग के क्या होगा? बराबर होगा। अब आप ध्यान दो, ये आपका हो गया V का स्क्वायर और VR बच्चों R के सिरों मतलब प्रतिरोध R के सिरों के बीच वोल्टेज है, ठीक है? तो VR का मान होगा IR। अब ध्यान देना, VL क्या है? प्रेरकत्व L का वोल्टेज है, तो V बराबर IR ही लिखना है, जो कौन सा नियम बताता है? ओम का नियम, ठीक है? लेकिन L परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसको सामान्य प्रतिरोध न कह के हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? IXL। ये धारा है, ये वोल्टेज है XL, सॉरी ये धारा है और ये क्या है? प्रतिरोध है XL, जिसको हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। किस परिपथ के लिए? L परिपथ के लिए, मीन्स प्रेरकत्व के लिए। अब देखिए VC, इसमें भी IR लिखेंगे तो धारा I हो गया और C परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसको हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XC से। ये हो गया होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, तो ये हो गया V का स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R का स्क्वायर। अब ध्यान देना बच्चों, अब यहाँ पे आप क्या करो, I कॉमन ले लो तो ये हो गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इसे आप लिख सकते हो I स्क्वायर R का स्क्वायर। देखो अब स्क्वायर क्या है? XL माइनस XC के ऊपर भी स्क्वायर है और I के ऊपर भी स्क्वायर है, तो यहाँ से हो जाएगा I का स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप ध्यान दो, अब ये हो जाएगा आपका V स्क्वायर, I स्क्वायर यहाँ है, I स्क्वायर यहाँ है, कॉमन ले सकते हैं, तो I स्क्वायर आप कॉमन ले लो तो यहाँ बच्चों हो जाएगा R का स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना थोड़ा, अब देखो I स्क्वायर को आप इधर ला दो, ये हो गया V स्क्वायर अपन I स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप ध्यान दो, अब आप V अपन I दोनों पे स्क्वायर है ना, तो इसको आप लिख सकते हो V अपन I का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा R का स्क्वायर और ये हो गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब हम धीरे धीरे डेरिवेशन के करीब पहुंच रहे हैं, ठीक? स्क्वायर को यदि आप इधर ट्रांसफर करते हो तो V अपन I बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? अंडर द रूट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दो, लगाएंगे ओम का नियम, लिखेंगे ओम के नियम से। क्या लिखेंगे? ओम के नियम से। तो ओम का नियम बच्चों क्या है? V अपन I बराबर क्या है? R। अब क्या करेंगे? तुलना कर देंगे, तुलना करने पर, ठीक है? तुलना करने पर हमको क्या मिल रहा है? V अपन I बराबर हो गया, तो V अपन I की जगह हम R लिख सकते हैं, तो R लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे? LCR परिपथ में इसे सामान्य प्रतिरोध न करके हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। यह बात आपको लिखना पड़ेगा। अब लिखेंगे, चूंकि LCR परिपथ में इसे सामान्य प्रतिरोध न कहकर, इसे सामान्य प्रतिरोध न कहकर प्रतिबाधा Z कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिबाधा Z कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों
प्रतिबाधा Z जो हो जाएगा, प्रतिबाधा Z मीन्स R की जगह आप क्या लिख दोगे, प्रतिबाधा Z लिख दोगे। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो R स्क्वायर हो गया। ठीक है, R लिख दो, R स्क्वायर एक्सएल का क्या फॉर्मूला है, यल परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसको हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक्सएल बराबर होता है ओमेगा यल। ठीक है, और एक्स सी बराबर फार्मूला होता है 1/ओमेगा/c। यदि आप अच्छे से डिटेल में ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये फार्मूला पता होगा। पता है ना? पता है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो एक्सएल बराबर क्या है, ओमेगा यल, एक्स सी बराबर क्या है, 1/ओमेगा/c का होल स्क्वायर। तो ये आपका एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त हो गया, जैसा हमको प्रश्न में कहा है। क्लियर? अब हमको निकालना है कि tan फाई बराबर ओमेगा यल माइनस 1/ओमेगा/c/r। ठीक है, हम आपको यही साइड में इसको बता देते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा जगह लग गया प्रतिबाधा को सॉल्व करने में, साइड में हम बता देते हैं। अब देखो, कॉमन सेंस लगाओ, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्लियर? अब देखो, तो VL माइनस VC है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी VL माइनस VC होगा। ठीक है, ये मान लो फाई है, tan फाई यदि हम लगाते हैं बच्चों तो ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, अब देखो तो लिख सकते हो tan फाई, ध्यान देना, tan फाई बराबर हो गया लंब, लंब क्या है VL माइनस VC, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों VR। सेट है, लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखो, अब इसे लिख सकते हो tan फाई, VL की वैल्यू क्या होगा, VL की वैल्यू क्या होगी, यल परिपथ के लिए वोल्टेज है, तो किसी भी परिपथ का जो वोल्टेज होता है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हर एक परिपथ में प्रतिरोध अलग अलग है। बात समझ गए? R वाले में सामान्य प्रतिरोध R है, यल वाले में XL है, और C वाले में क्या है, XC है। ठीक, तो VL की जगह बच्चों हम लिख देंगे I XL माइनस यहाँ लिख देंगे I XC और नीचे लिख देंगे I R। अब देखो, I से I कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसको लिख देंगे tan फाई बराबर I से I आप कॉमन ले लो, तो ये हो गया XL माइनस XC अपान नीचे I R। तो I से I बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, हम थोड़ा ये फिगर इरेज करते हैं। अब देखो, यहां बताते हैं। अब आप ध्यान दो, अब tan फाई है ना, tan फाई। क्लियर? XL बचा ना, XL का फार्मूला क्या होता है, XL ओमेगा यल ना, यहाँ आप लिख दो ओमेगा यल माइनस XC बचा ना, XC को आप क्या लिख सकते हो, 1/ओमेगा/c अपान नीचे क्या है बच्चों, R। क्या हमको निकालना था प्रश्न में, देखो tan फाई बराबर ओमेगा यल माइनस 1/ओमेगा/c/r, ओमेगा यल माइनस 1/ओमेगा/c/r। क्लियर? सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना, और हर एक परिपथ की प्रतिबाधा या प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात निकालने का व्यंजक भी आप प्राप्त कर लेना। ठीक है ना? और बच्चों, हर एक साल इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बोर्ड पेपर में देखने को मिलता है। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थोड़ा भी दिक्कत होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, प्रिज्म वाले चैप्टर से है। ठीक है, प्रिज्म वाले चैप्टर के किसी भी टॉपिक में या किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पिछले 5 साल के अंदर पूछे गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपको वहां हर एक टॉपिक डिटेल में मिल जाएगा और आपको प्रिज्म से पूछे जाने वाले पिछले 5 साल के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उनमें से ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि ये सेशन क्या है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और क्वेश्चंस का है। ठीक है, तो इसलिए हम हर एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसी को निकाल करके बता रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों, अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्वेश्चंस बताए गए हैं सभी के सभी प्रश्न आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जो बचे हुए डेरिवेशंस हैं, मीन्स जिन डेरिवेशंस को हम इस सेशन में नहीं बताए हैं, वो डेरिवेशन आपको अगले 2-3 वीडियो में बता देते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दो, क्या कह रहा है प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि किसी प्रिज्म के पदार्थ में
अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल m अपन 2 साइन a/2 है। आपको ये डेरिवेशन करने भी आता होगा, फटाफट मैं शार्ट में बताता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान दो, जहाँ प्रिज्म की बात आती है, पूरा प्रिज्म तो हम बनाते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, प्रिज्म का जो मुख्य परिच्छेद है और मुख्य परिच्छेद का जो आकार होता है वो कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, उसे हम बनाते हैं और उसे ही हम प्रिज्म मानते हैं। और उस पर हम क्या करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन की घटना को दर्शाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो कैसे, तो ये आपका सपोज प्रिज्म है, ध्यान देना, ये आपका प्रिज्म है ए बी सी, प्रिज्म का ये मुख्य परिच्छेद है, इसे ही हम प्रिज्म मानते हैं और प्रिज्म मान के हम सॉल्व करते हैं। ए बच्चों क्या है, प्रिज्म कोण है। अब देखिए, अब इस प्रिज्म में 3 परावर्तक पृष्ठ दिख रहा है, अपवर्तक पृष्ठ ए बी बी सी और ए सी, 3 पृष्ठ दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए पृष्ठ ए बी पर कोई किरण आपतित होती है, किसी रंग की प्रकाश किरण, मान लीजिए ये आपका है पी क्यू, कोई किरण इस पे आपतित होती है। तो बच्चों पृष्ठ के जिस बिंदु पर कोई किरण आपतित होती है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर ही क्या होता है, अभिलंब होता है। क्लियर। इस बिंदु पर हम एक अभिलंब खींच लें, ध्यान दीजिएगा, यदि आपको ये प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की घटना बनाने आ गया ना, फिर डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, चुटकियों में आपको समझ में आएगा। यह है आपतित किरण और यह है बच्चों अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण, ठीक। अब बात आती है कि ये तो प्रिज्म है, कांच का बना हुआ है, कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। ध्यान देना, आपको पता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ध्यान देना। तो बच्चों यदि ये प्रकाश सीधे निकलती तो कुछ इस प्रकार निकल जाती, ठीक, लेकिन क्या हो रहा है, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, ठीक है, प्रिज्म में आ रहा है ना। प्रिज्म किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, और कांच क्या है, सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा बेंड हो गया, पी क्यू, इसको अब मान लो आर है। अब मेरी बात को ध्यान देना, ठीक है। ये देखिए, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, तो बच्चों ये कोण जो हो गया अपवर्तन कोण हो गया। ध्यान देना, सब कुछ यही खेल खेलते जाने, फिर आगे खेल खेलेंगे। ये कोण आई है तो यहां से यहां तक भी कोण आई होगा ना, होगा कि नहीं होगा, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ये वाली लाइन, ये और ये वाली लाइन, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ये पूरा आई होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आई माइनस आर, क्या होगा, आई माइनस आर, ठीक है। अब आप ध्यान दो, अब देखिए इस पृष्ठ के लिए ये बच्चों हो जाएगा आपतित किरण, यहां टकराया तो ये आपका हो गया आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर बच्चों क्या होता है, अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब होता है। अब देखिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हटेगी, मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार हट रही है, ठीक, आर एस। तो बच्चों ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण, ठीक है। और ये बच्चों हो जाएगा आई डैश, इसको बोलते हैं निर्गत कोण या निर्गमन कोण, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए, और ये भी, ये कोण जो है बच्चों ना, इस पृष्ठ और इस किरण के लिए क्या है, आपतन कोण है। तो यहाँ पे जो आपतन कोण है उसको हम आर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना, दिमाग में थोड़ा लगाना, कचड़ा मत डालना। अब देखो, ये आपतित किरण आप आगे बढ़ाएं और अपवर्तित किरण को यदि आप पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो ये पीछे कहीं न कहीं मिलते हैं, और यहाँ जो कोण बनता है इसको बच्चों हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण, क्या कहते हैं, विचलन कोण, ध्यान देना। अब देखो, तो ये देखिए, ये ऐसे आई और ये ऐसे गया, तो ये बच्चों कोण आई डैश है और ये आर है। देखिए ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे ना, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो बच्चों ये यदि आई डैश है तो ये पूरा का पूरा आई डैश होगा, और ये कोण यदि हमको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा,
आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। इस पूरे में से आर डैश को माइनस करेंगे तभी तो ये कोण निकलेगा। अब आप ध्यान दो, तो इसको आप मान लो ई, ठीक है। अब देखो खेल क्या खेलना है इसमें, हमको पकड़ना है एक त्रिभुज। पहले मैं बता दे रहा हूं क्या क्या पकड़ूंगा। एक त्रिभुज पकड़ना है, समीकरण 1 बनेगा। एक चतुर्भुज पकड़ना है, समीकरण 2 बनेगा। समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे तो समीकरण 3 बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो बच्चों अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है ना, आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होता है। मतलब आई क्या है, आई डैश के बराबर होगा और आर आपका आर डैश के बराबर होगा, और विचलन जो कोण है वो अल्पतम विचलन कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी कोई 2-3 कॉन्सेप्ट के साथ ये डेरिवेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो पहले मैं क्या बोला, त्रिभुज, त्रिभुज ना। अब देखो इसको आप मान लो डी, ठीक है ना। तो ये वाली त्रिभुज ले लो क्यू डी आर, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे चित्र से ध्यान देना, बहुत आराम से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। त्रिभुज क्यू डी आर क्यू डी आर में, ठीक है। तो इस फिगर से ना त्रिभुज को बाहर निकाल लो। देखो मैं निकाल लेता हूं बाहर। ये आपका त्रिभुज कुछ इस प्रकार है। ये है आपका Q, ये है D और ये है बच्चों क्या R, ठीक है। यहाँ आपका कोण बना है विचलन, क्लियर। और ये आपका है I माइनस आर और ये बच्चों है I डैश माइनस आर डैश। अब आप देखिए ये त्रिभुज है ना, डेल कौन सा कोण है, बहिष कोण है ना ये। अब देखिए ये जब त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो वहां जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, बहिष कोण कहते हैं। अब बच्चों किसी भी त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है ना, अपने अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, अपोजिट डायरेक्शन वाले, ठीक है, ध्यान देना। तो यहां लिख देंगे डेल क्या है, डेल बहिष कोण है, डेल आपका है बहिष कोण है। तो इसलिए बहिष कोण बराबर हो जाएगा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। अब हम क्या करेंगे, आई और आई डैश को एक पास लिख लेंगे, आई डैश, ठीक है। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन ले लो और ये आपका हो जाएगा आर प्लस आर डैश, और इसे आप बना लो समीकरण नंबर 2। क्लियर, त्रिभुज की बात हो गई। फिर हम क्या बोले, चतुर्भुज में चलेंगे। देखो कौन सा चतुर्भुज में चलते हैं। अब देखो लिखेंगे चतुर्भुज, ध्यान दो सारा खेला यहीं पे है। देखो ए क्यू ई आर, चतुर्भुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ पहले। ए क्यू ई आर, ठीक है। लिखेंगे चतुर्भुज ए क्यू ई आर। आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश होता है, पता है ना, नहीं पता है, हैं? देखो तो कोण ए प्लस कोण Q प्लस कोण E प्लस कोण R बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 360 अंश। ए क्या है, प्रिज्म कोण है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। क्लियर। अब देखिए Q पे आप विचार करो। यहां देखो ये क्या है, Q, ये एंगल देखिए कितने डिग्री बन रहा है, ये एंगल AQER, क्यों, ये क्या है, अभिलंब है ना, और ये क्या है, पृष्ठ है, ठीक है। तो किसी भी पृष्ठ पर जो आपतन बिंदु होता है वही तो अभिलंब खींचा जाता है। जो लंबवत रेखा होती है वो आपका अभिलंब होता है। तो अभिलंब और अपवर्तक पृष्ठ के बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। देखो ये पृष्ठ है और ये आपका क्या है, अभिलंब है। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। यहाँ देखो ये अभिलंब है, ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ और अभिलंब के बीच में कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री। तो Q 90 डिग्री, R 90 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान दो Q आपका 90 डिग्री हो गया, R भी 90 डिग्री है। बात आती है E की। प्रॉब्लम देखो कहाँ पे है, E, ये कोण, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दो। ये देखो QER, एक त्रिभुज बन रहा है ना, ध्यान दो, QER एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है ना। दो कोण यहाँ पे दिया हुआ है, R और R डैश। तीसरा कोण हमें निकालना है, तो क्या करेंगे,
इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से माइनस कर देंगे तो तीसरा कोण आपका निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। ठीक है, सेम काम मैं करता हूं। देखो ये एक त्रिभुज है, दो कोण दिया है आर और आर डैश, तीसरा कोण हमें निकालना है। तो क्या करते हैं, दोनों कोणों को जोड़ करके 180 में से माइनस करते हैं, तीसरा कोण निकल जाएगा। ठीक, तो कोण ई के जगह बच्चों हम लिख देंगे 180 माइनस आर प्लस आर डैश। अब देखो आर क्या है, आर देखो यहाँ पे पृष्ठ है, अभिलंब है, कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा ना। ठीक है, 90 बराबर हो गया 360। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 के हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस सेशन में मैं करा चुका हूं। ठीक है, यदि आप कोई वीडियो नहीं देखे हो तो उन वीडियोज को देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। और किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगा, आप अपने नोट्स से, ठीक है, आप अपने बुक से या वीडियो में मिलता है तो वीडियो से देख करके पढ़ लेना, बिना पढ़े एग्जाम देने मत जाना। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझ गए? लेकिन सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, अब देखो तो ये हो गया ए, 90 क्या हो गया 180, 180 में 180 जोड़ोगे बच्चों क्या हो जाएगा 360, मतलब ये 360 से 360 कैंसिल हो गया, बचा आपका ए माइनस आर प्लस आर डैश बराबर 0। ठीक है, और ए बराबर बच्चों हो जाएगा आर प्लस आर डैश, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। हम क्या बोले थे, पहले त्रिभुज में चलेंगे, समीकरण 1 बनाएंगे, बना दिए, फिर चतुर्भुज में चलेंगे, समीकरण 2 बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे, फिर बनाएंगे हम समीकरण नंबर 3। क्लियर? आप ध्यान दो, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, r प्लस आर डैश की जगह हम a लिख सकते हैं, तो यहां हो जाएगा आपका डेल i प्लस आई डैश, और r प्लस आर डैश की जगह हम लिख देंगे a। क्लियर? यहां माइनस है। अब आप इसे बना लो समीकरण नंबर 3। अब असली खेला शुरू होता है यहां से। प्रश्न में क्या बोला है, अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करना है। तो साफ साफ हम लिख देंगे कि अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो बच्चों अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, i का मान i डैश के बराबर होगा, r का मान r डैश के बराबर होगा, और डेल विचलन कोण है डेल m के बराबर होगा। डेल m को क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन कोण। क्लियर? अब देखिए, अब हम चलेंगे समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, लिख देंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर r प्लस आर डैश है ना, तो r डैश की जगह आप r लिख सकते हो ना, है ना। देखो ये लिख दूंगा r प्लस आर, तो a r प्लस आर हो गया 2r, 2 को बच्चों आप नीचे ला दो, तो ये हो जाएगा a बटे 2 बराबर r। r क्या है, अपवर्तन कोण है ना, r निकल गया। और स्नेल का नियम क्या कहता है, n बराबर साइन i बटे साइन r, तो r निकल गया, i हमें निकालना बाकी है। आप ध्यान दो, अब लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से क्या है बच्चों, डेल के जगह आप लिख देंगे डेल m, और i प्लस आई डैश मीन्स आई डैश की जगह आप लिखेंगे i माइनस यहाँ लिख देंगे a। ठीक, ये आपका हो गया डेल m, i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i माइनस a। अब ध्यान दो, माइनस a को आप इधर लेके आओ, ध्यान देना मिस्टेक नहीं होना चाहिए। माइनस a जब इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा डेल m प्लस a बराबर 2i, 2 को आप इधर ला दो, तो डेल m प्लस a बटे क्या हो गया बच्चों 2 हो गया i। अब देखिए i निकल गया और r निकल गया। मैं क्या बोला, त्रिभुज में चलो चले, चतुर्भुज में चलो चले, समीकरण 1 समीकरण 2 बना,
दोनों का तुलना किए, क्या मिला, समीकरण नंबर 3। ठीक, फिर मैं क्या किया, आर का मान निकाला और आई का मान निकाला। अब क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों स्नेल का नियम आप अच्छे से जानते होंगे क्या होता है, पता है ना? बोर्ड एग्जाम है ना 1-2 दिन बाद, स्नेल का नियम नहीं पता है? ठीक है, स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर। क्लियर? अब देखो, तो n बराबर बच्चों हो जाएगा, अब कुछ करना ही नहीं है, आई का मान रख दो। आई का मान क्या है, डेल m प्लस ए बटा 2 अपान साइन। आर का मान क्या है बच्चों, आर का मान क्या है आपका a/2। तो और n क्या है, प्रिज्म का क्या है, अपवर्तनांक है प्रिज्म के पदार्थ का। हो गया डेरिवेशन ना, n बराबर साइन a प्लस डेल m अपान 2 a/2। बच्चों इस चैप्टर मीन्स प्रिज्म वाले चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो पिछले 5 साल के अंदर पूछे गए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको थोड़ा भी तकलीफ हो या किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपको एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ये प्रश्न हो सकता है आपके बोर्ड पेपर सेट में पूछ दे। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी उत्तल या अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r स्थापित कीजिए। बच्चों ये प्रश्न में क्या है, उत्तल या अवतल गोलीय पृष्ठ। ठीक है, ये लेंस वाले चैप्टर से है। ठीक है, लेंस वाले चैप्टर में बच्चों 4 डेरिवेशन है, आपको मैराथन क्लास में मिल जाएंगे। उन चारों डेरिवेशन में से कोई न कोई 2 डेरिवेशन आपके बोर्ड पेपर सेट में पूछेगा ही पूछेगा, और इस चैप्टर से बच्चों न्यूमेरिकल के भी पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, थोड़ा भी दिक्कत हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए और उसमें आपको लेंस के मैराथन क्लास का वीडियो मिल जाएगा और आपको लेंस के हर एक टॉपिक से संबंधित अलग अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पिछले 5 साल के अंदर बोर्ड पेपर में पूछे गए हों। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इसको बहुत ही शॉर्ट में बताते हैं। ठीक है, खेल खेल में ही हम आपको ये डेरिवेशन सिखा देंगे, है तो थोड़ा बड़ा लेकिन अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, देखो अवतल पृष्ठ के लिए मैं समझाता हूँ, जैसे अवतल पृष्ठ के लिए होगा वैसे ही उत्तल पृष्ठ के लिए होगा। अवतल पृष्ठ समझा देता हूँ, उत्तल पृष्ठ आप लगा लेना। नहीं लगा पाओगे तो आप एक बार क्या करना, लेंस के मैराथन क्लास का वीडियो देख लेना, उसमें अवतल और उत्तल दोनों पृष्ठ के लिए हम समझाए हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए कि ये एक अवतल पृष्ठ है, ये आपका एक अवतल पृष्ठ है। ठीक है, और ये बच्चों क्या है, मुख्य वो है मुख्य अक्ष। ठीक है, मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, हम ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। मान लेंगे कि हमारा ये S' एक अवतल पृष्ठ है जो क्या करता है, 2 माध्यमों को अलग करता है। ये मान लीजिए सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों ये आपका है विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या है, n1 है। बात समझना। ठीक है, सघन माध्यम को थोड़ा सा दिखाने के लिए ऐसे जिगजैग कर देना तो लगेगा कि ये क्या है, सघन माध्यम है। क्लियर है ना, आप ध्यान दो। तो इस पृष्ठ के जो अवतल पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है। ठीक है, एक बिंदु वस्तु O से जो चलने वाली प्रकाश की किरण है OA, प्रकाश की किरण OA SP' के बिंदु A पर मिलती है। अब आपको एक चीज और हम आपको बता दें, मान लीजिए कि इस पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र है ये है, वक्रता केंद्र मान लीजिए C है। बात आती है कि दर्पण में हम अभिलंब कैसे ड्रा करते हैं। आपको हम बता दें, दर्पण के मीन्स कोई भी पृष्ठ हो, अवतल पृष्ठ हो चाहे उत्तल पृष्ठ हो, अवतल या उत्तल पृष्ठ के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, वही आपका होता है अभिलंब। क्लियर? अब आप ध्यान दो, यहाँ बच्चों आप खींच लो एक अभिलंब, ये है क्या, आपतन बिंदु पे ही ना अभिलंब होता है। ठीक है, ये आपका हो गया अभिलंब। ठीक, ध्यान देना, ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अवतल पृष्ठ के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा आपकी होती है अभिलंब। अब बात आती है कि ये आपका है विरल माध्यम और ये आपका है क्या, सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
तो अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। अब आप ध्यान दो, तो ये आपका अविलंब की ओर कुछ इस प्रकार झुक गया। मान लीजिए ये किरण आपका हो गया ए बी, ठीक है ना, ये आपका अविलंब है और ये आपकी अपवर्तित किरण है, तो यहाँ बच्चों जो कोण हो जाएगा अपवर्तन कोण आर होगा। ध्यान देना, थोड़ा छोटा लिख गया है, आर है अपवर्तन कोण। अब देखो ये आपतित किरण है और ये आपका अविलंब है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये कौन सा कोण होगा, ये आपका होगा आपतन कोण आई। मैं इसको बाहर लिख रहा हूँ, ठीक। अब देखिए दूसरी किरण जो है ये ओपी, ओपी, ठीक है, दूसरी किरण ओपी के लंबवत सीधी रेखा में आगे निकल जाएगी। मान लीजिए अपवर्तित किरण क्या है, पी क्यू है, ठीक है। अब देखिए इधर एक अपवर्तित किरण ए बी है और इधर एक अपवर्तित किरण क्या है, पी क्यू। इन दोनों को यदि हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो चोंच की तरह ऐसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जब ऐसी स्थिति आती है, ठीक है, तो उन किरणों को हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ आके मिलाएंगे तो वहां पे आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए तो ए बी और पी क्यू किरण को पीछे की तरफ हम मिलाएंगे, ऐसे पीछे की तरफ जब आप मिलाओगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे बच्चों बन जाएगा प्रतिबिंब। क्लियर है ना। अब ध्यान दो, तो ये आपका बन गया प्रतिबिंब। अब यहीं से हो गया खेल शुरू, ठीक। अब यहां से आप एक लंबवत रेखा खींच लो मुख्य अक्ष पर, ए एम। एम बच्चों पी के इतना करीब होता है कि हम एम को पी मान सकते हैं, यह आप ध्यान देना, ठीक है। ए एम जो ये रेखा है ना मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो नापी गई दूरी होती है धनात्मक लेते हैं, यह आपको पता है, ठीक है ना। और एक चीज और जानो, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरी होती है ना, ऋणात्मक ली जाती है, और ध्रुव से दाईं ओर नापी गई दूरी क्या ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। अब देखो, अब ध्यान दो, तो P ये ध्रुव है और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम बोलते हैं बच्चों वक्रता त्रिज्या, तो ये आपका हो जाएगा R। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की बीच की दूरी को हम बोलते हैं V, ठीक है, और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को बोलते हैं बच्चों हम U। संयोग ये है ना कि वक्रता त्रिज्या और प्रतिबिंब तक की दूरी और वस्तु तक की दूरी दोनों क्या है, ध्रुव के बाईं ओर बन रहा है। ध्रुव के बाईं ओर नापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आर भी और यू की वैल्यू क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आप ध्यान दो, अब हमारा खेला स्टार्ट होता है कि जो हमारा बिंदु वस्तु O है यह मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, प्रतिबिंब बीटा कोण बनाता है, और बच्चों वक्रता केंद्र आपका क्या है, गामा कोण बनाता है। खेल यहीं से स्टार्ट होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आप मोटा मोटी 2-3 बात सुन लो। क्या करेंगे, वस्तु और वक्रता केंद्र के साथ जो त्रिभुज बन रहा होगा वहां से हम बहिष्कोण का मान निकालेंगे। क्लियर, ध्यान से सुनना। दूसरी बात क्या करेंगे, प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र के साथ जो त्रिभुज बन रहा होगा वहां से हम बहिष्कोण का मान निकालेंगे। क्लियर, 2 बात समझ गए। अब हम उसके बाद लगाएंगे स्नेल का नियम, ठीक है ना। तो स्नेल का नियम जब लगाएंगे तो स्नेल का नियम बच्चों होता है साइन आई बटे साइन आर, और यहाँ पर आई जो आपतन कोण है और आर जो अपवर्तन कोण है ये अत्यंत सूक्ष्म है। तो साइन आई को हम आई मान सकते हैं, साइन आर को हम आर मान सकते हैं। जितनी बातें हम बता रहे हैं अभी हम आपको लिख के बताएंगे, बस आप एक बार सुन लो, ठीक है। तो स्नेल के नियम से बनेगा समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर 3 में आएगा अल्फा बीटा गामा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लेंगे और समीकरण 3 में रख देंगे और क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, आप मेरी बात सुन लिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसको लिखना कैसे है, समझाता भी हूं। ठीक है, अब ध्यान दो। तो पहले त्रिभुज आप पकड़ो कि त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में, ठीक है, आप क्या करना, यहीं पे त्रिभुज बना लेना। ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार है, ये यहाँ पर आपका O, ये है A और ये है बच्चों C, और यहाँ बन रहा है कोण गामा। ठीक है, और यहाँ क्या है बच्चों, अल्फा है, और ये कोण आपका, ये देखो ये कोण आपका क्या है, I है। एक चीज और ध्यान देना, ये आपका अपवर्तन कोण है ना, ये देखिए ये और ये भी आपका अपवर्तन कोण R हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, तो यहाँ गामा क्या है, बहिष्कोण है, तो बच्चों गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस I। आपतन कोण I मान निकाल लो, तो ये हो गया गामा, अल्फा को इधर लाओगे तो गामा माइनस अल्फा बराबर I, या इसे सीधा करके लिख लो I बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। ये बन गया बच्चों समीकरण नंबर 1। क्लियर,
अब ध्यान दो, अब हम आते हैं दूसरे त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज? वस्तु के साथ हो गया, वस्तु और वक्रता केंद्र के साथ। अब किसके साथ? प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र के साथ। ठीक है, देखिए IAC, सिंपल एकदम लिखेंगे त्रिभुज IAC में। ठीक, अब देखो तो IAC में ये आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार है, ये है, ये आपका गामा बन रहा है, और ये आपका बच्चों क्या है? बीटा है, और ये आपका बन रहा है R। क्लियर? ये हो गया I, और ये हो गया A, और ये हो गया बच्चों C। गामा बहिष्कोण दिख रहा है? तो बहिष्कोण है, तो गामा बराबर हम लिख सकते हैं बीटा प्लस R। बीटा को इधर ला दो, तो ये हो गया गामा माइनस बीटा बराबर R, या इसे सीधा करके आप लिखोगे तो अपवर्तन कोण R बराबर हो जाएगा अपवर्तन कोण R बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। इसे आप बना लो समीकरण नंबर 2। ठीक, तो वस्तु वाला त्रिभुज हो गया, प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र वाला त्रिभुज हो गया। अब क्या करेंगे? लगाएंगे हम स्नेल का नियम। ठीक है, अब हम लिख देंगे, अब हम लिखते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से बच्चों हो जाएगा n बराबर साइन I बटे साइन R। हम यहां पे क्या लिख देंगे कि I व R अत्यंत सूक्ष्म है, I व R अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए साइन I को हम I के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन R को हम R के बराबर लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, तो n बराबर हो जाएगा I बटे R। अब बच्चों हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से I का मान और समीकरण 2 से R का मान इसमें रख देंगे, तो n बराबर हो जाएगा I का मान है बच्चों गामा माइनस अल्फा, और R का मान है आपका गामा माइनस बीटा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n गामा हो जाएगा माइनस n बीटा बराबर ये हो गया गामा माइनस अल्फा। अब आप ध्यान दो, गामा को आप इधर लेते आ जाओ, तो ये हो जाएगा n गामा, इधर आ जाएगा तो ये माइनस गामा, और n बीटा को आप उधर लेके चले जाओ, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा n बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ बच्चों आप क्या करो, गामा को कॉमन ले लो, तो गामा कॉमन लोगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा n बीटा माइनस अल्फा। इसको सीधा कर लो, तो इसको लिख सकते हैं n बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा इंटू n माइनस 1। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। ठीक, क्या किया? पहले वस्तु और वक्रता केंद्र के साथ त्रिभुज लिया, I निकला, प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र के साथ त्रिभुज लिया, R निकला, स्नेल का नियम लगाए, अल्फा बीटा गामा के रूप में एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा गामा का मान निकाल के समीकरण में रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, ध्यान से मेरी बात को समझो। ठीक है, लिखेंगे कि P से C की दूरी क्या है। मानना P आपका क्या है? ध्रुव है, C आपका वक्रता केंद्र है, ये दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या के बराबर है, ध्रुव के बाईं ओर है, दर्पण के बाईं ओर, इसलिए ऋणात्मक ले लिए। ठीक, अब ध्यान दो, और PI ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, PI ये भी बच्चों भी है, दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब आपका हो गया PO, ये आपका हो जाएगा U। ठीक है, अब AM देखो बच्चों क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर जो नापी गई दूरी होती है उसको हम धनात्मक लेते हैं। ठीक है, इसको आप मान लो प्लस H। क्लियर? अब देखो, तो अब हम लिख देंगे कि अल्फा बीटा गामा क्या है? अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए अल्फा बराबर मैं लिख सकता हूं 10 अल्फा, 10 थीटा मतलब लंब बटे आधार। ध्यान देना, निंजा टेक्निक से समझो। ठीक है, ये लंब हो गया, ये बच्चों क्या हो गया? आधार हो गया। अल्फा देखो
तो लंब हो जाएगा AM, आधार हो गया MO, और M को हम इतना करीब मान सकते हैं, P के इतना करीब मान सकते हैं कि M को हम P लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो AM का मान हो गया आपका +H और PO का मान बच्चों हो गया -U। ध्यान देना सारा खेल यहीं पे है। अब देखो तो बीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा। ठीक है, देखो ये बीटा है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, निंजा टेक्निक से थोड़ा थोड़ा समझा करो। AM बटे क्या हो गया MI, तो M को हम P के इतना करीब मानेंगे कि M को हम P मान सकते हैं। तो AM आपका हो गया +H, ठीक है, और ये हो गया PI की वैल्यू क्या है बच्चों -V। क्लियर है ना। अब देखो अब निकालते हैं गामा, तो गामा बराबर हो गया tan गामा। ध्यान दो ये गामा है, तो AM बच्चे हो जाएगा MC। अब ध्यान दो तो M को P के करीब मानेंगे तो M की जगह P लिख देंगे, तो PC AM हो गया +H और PC बच्चों क्या हो गया -R। ठीक, अल्फा बीटा गामा का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। अब हम लिख दे रहे हैं समीकरण 3 से, नोट करो एक बार में तो शायद हो नहीं पाएगा, ये चीज हमें इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दो समीकरण 3 से n बीटा, ध्यान दो बच्चों बीटा की वैल्यू क्या है +H बटे -V। क्लियर। अब देखो अल्फा है ना, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है +H बटे -U। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या है बच्चों गामा है, गामा की वैल्यू क्या है +H बटे -R। क्लियर, और यहाँ है आपका n-1। ध्यान दो यहाँ H कॉमन हो सकता है ना, कॉमन ले लो आप। H को कॉमन जब लेंगे तो यहाँ बच्चों बचेगा n बटे -V, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 1/U। ठीक है, और यहाँ H हो गया और ये आपका हो गया n-1 हो गया -R। ठीक है, H से H बच्चों क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस हमें डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस से जब आप दोनों पक्षों में गुणा कर दोगे ना खेल ही खत्म। माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, तो ये होगा n बटे V, और प्लस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा माइनस। क्यों, क्या किए हम इस माइनस को हटाने के लिए दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिए। तो इसमें माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस से गुणा करोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ बच्चों माइनस से गुणा होगा तो ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा ना, ये वाला नहीं खत्म होता है, ये वाला खत्म होगा बाहर वाला। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा n-1 बटे क्या हो गया R। क्लियर, जो प्रश्न में कहा है वो सॉल्व हो गया। देखो नजर उठा के देखो, n बटे V -1/U बराबर n-1/R हो गया ना है? इतना तो क्वेश्चन में सॉल्व करने को दिया है, आप कर दिए। मान लीजिए इससे आगे कुछ दे रखा होता तब आप क्या करते। ठीक है, आप इसे नोट कर लो थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा नोट कर लो, ये चीज हम इरेज करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो इरेज करता हूं। अब देखो ध्यान दो, तो बच्चों यहां जो n आया ना, n क्या है अपवर्तनांक है ना। किसका अपवर्तनांक होता है, जिस माध्यम में प्रकाश जाती है उसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो मान लीजिए पहले माध्यम से प्रकाश आ रही है और दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रही है, तो क्या बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो n को मैं बोल सकता हूं n बराबर 1n2, और 1n2 बराबर बच्चों होता है n2 बटे n1। क्लियर है ना। अब देखो तो n की जगह चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1n2/V माइनस 1/U, और यहाँ हो जाएगा 1n2 माइनस 1 बटे R। आपसे डेरिवेशन में ये भी पूछ सकता था, तो आप थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाते। ठीक है, या देखिए 1n2 को आप लिख सकते हो n2/n1, ध्यान देना V माइनस 1/U। अब बच्चों ये आपका हो जाएगा n2 बटे n1 माइनस 1 बटे क्या हो गया R। क्लियर, ये n1 नीचे आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा n2 बटे n1 भी माइनस 1/U। अब देखिए
n1 का 1 में गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा n2 माइनस n1, और n1 आपका नीचे आ जाएगा तो n1 इंटू हो गया r। अब देखिए यहाँ माइनस डिस्टर्ब कर रहा था तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिए, यहाँ आपका नीचे n1 डिस्टर्ब कर रहा है, दोनों पक्षों में n1 से गुणा कर दो। तो गुणा करोगे तो यहाँ से n1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा n2 बटे v माइनस 1 का n1 में होगा तो ये बच्चों हो जाएगा n1 बटे u, और यहाँ से n1 कैंसिल तो n2 माइनस n1 बटे हो गया r। ठीक है, तो बच्चों ये फुल एंड फाइनल डेरिवेशन हो गया। इसमें से कुछ भी आपसे पूछेगा तो आप फटाक से कर लेना। कुछ था इस प्रश्न में? कुछ भी नहीं था। ठीक है, देखना आपके बोर्ड पेपर में या तो अवतल पृष्ठ पूछेगा या तो उत्तल पृष्ठ पूछेगा। हम आपको अवतल गोली पृष्ठ बता दिए। उत्तल गोली पृष्ठ का, यदि उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का डेरिवेशन आपको नहीं आता होगा तो लेंस वाले चैप्टर के मैराथन क्लास का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ये दोनों डेरिवेशन मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ में इसका न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? चलो ठीक। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको एक और प्रश्न बताने जा रहे हैं। यह भी एक ऐसा प्रश्न है ना जो आपके बोर्ड पेपर में किसी न किसी सेट में जरूर पूछेगा। ठीक है, इसे बच्चों हम कहते हैं लेंस मेकर का सूत्र। क्या कहते हैं? लेंस मेकर का सूत्र। कई नामों से पूछता है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे लेंस मेकर का कहीं जिक्र नहीं है। क्या कहा है कि पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र वह 1/f(n-1) 1/r1 - 1/r2 स्थापित कीजिए। समझ गए? क्या कह रहा है? किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। अभी हम आपको डेरिवेशन कराए हैं अवतल पृष्ठ पे। प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या है? n/v माइनस 1/u बराबर क्या है बच्चों? n-1 बटे क्या है? r। इसी की सहायता से हम ये फार्मूला डेराइव करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आराम से आपको बताते हैं। ठीक है, ध्यान दो। अब देखो, मान लो ये एक कोई पतला लेंस है। ठीक है, इस लेंस में बच्चों क्या होता है? 2 पृष्ठ होता है, ध्यान देना। और ये इसका है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष है। लेंस की मोटाई हम मान लेते हैं बच्चों क्या है? t है। ठीक है ना, ध्यान देना। अब देखो इसमें क्या है? 2 पृष्ठ है। एक बात बच्चों हम आपको बता दें कि पहले पृष्ठ द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होगा वो दूसरे पृष्ठ के लिए बच्चों आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ये ध्यान रखना। यदि मान लीजिए किसी प्रश्न में 2 लेंस एक पास सटाकर रखे गए हैं, 2 पतले लेंस, तो 2 पतले लेंस जब एक पास सटा करके रखे जाते हैं तो इतना ज्यादा करीब होते हैं कि यह मान लिया जाता है कि दोनों के प्रकाशिक केंद्र क्या है? सेम है। ठीक है, यहाँ पे 2 लेंसों का जिक्र नहीं है, एक लेंस है, इसमें 2 पृष्ठ हैं। तो पहले पृष्ठ द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होगा वह दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ये आप ध्यान रखना। और यदि किसी प्रश्न में 2 लेंस होंगे तो पहले लेंस द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। इतना आप ध्यान रखोगे ना तो फटाक से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखो कैसे। मान लो कि यहाँ कोई बिंदु वस्तु U है। बिंदु वस्तु क्या है? वो है। ठीक है, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, पहले पृष्ठ से टकराती है और इसका प्रतिबिंब बच्चों यहाँ पे बन जाता है I डैश, मान लो। ठीक है, तो इस पृष्ठ से बिंदु O तक की दूरी क्या होगी? वस्तु की दूरी होगी, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, और पहले पृष्ठ से इसके प्रतिबिंब तक की दूरी को मान लो बच्चों V डैश। ध्यान देना। अब देखिए, अब बात आती है कि दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो पहला पृष्ठ है ना, पहले पृष्ठ द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है I डैश, क्या करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। ध्यान देना, वस्तु का कार्य करेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनता है I। ठीक है, अब देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश क्या है? वस्तु है। ध्यान देना, तो यहां से वस्तु तक की दूरी हम निकालेंगे। क्या होगा वस्तु तक की दूरी? देखो यहां से यहां तक की दूरी बच्चों V डैश है और इसकी मोटाई क्या है? T है। ध्यान देना, ये V डैश है और ये क्या है? T है। ये दूरी बच रही है ना, तो ये दूरी बच्चों हो जाएगी V डैश माइनस T। ये दूसरे पृष्ठ की बात हो रही है क्योंकि I डैश क्या है? दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। I क्या है? दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब है। तो दूसरे पृष्ठ से जो प्रतिबिंब की दूरी है बच्चों ये आपकी हो जाएगी V। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आपको एक बार और बता देते हैं फटाक से। ठीक है, क्या है? तो मान लीजिए बच्चों ये क्या है? एक लेंस है। ठीक है, ये आपका क्या है? एक लेंस है जिसकी मोटाई क्या है? T है।
ध्यान देना इसकी मोटाई क्या है, टी है, और ये बच्चों क्या है, लेंस का मुख्य अक्ष है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु वस्तु O है। हम आपको क्या बताए कि पहले पृष्ठ द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है वो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। फटाफट हम आपको बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आप प्रकाश आपतित हुआ। ठीक है, तो पहले पृष्ठ द्वारा मान लीजिए कि बिंदु O से पहले पृष्ठ पे प्रकाश आपतित हुआ। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बना, सपोज ये I डैश पे बन गया। ठीक है, अब ध्यान दो, तो क्या है, पहले पृष्ठ से बिंदु O तक की दूरी को हम बोलेंगे U। बिंदु O क्या है, वस्तु है ना, तो वस्तु तक की दूरी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब I डैश तक की दूरी को हम बोल देंगे V डैश। अब देखो I डैश क्या है, दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु है ना, ध्यान देना। तो इसका बच्चों जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा I। ठीक, I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु है, तो दूसरे पृष्ठ से इस वस्तु तक की दूरी कितनी है, ध्यान देना आप, यहां से लेके यहां तक की दूरी V डैश है और इसकी मोटाई बच्चों T है। यदि हम V डैश में से T को माइनस कर दें तो दूसरे पृष्ठ से वस्तु I डैश तक की दूरी निकल जाएगी ना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा V डैश माइनस T। क्लियर, अब आप ध्यान दो, और दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब जो अंतिम प्रतिबिंब I है, यहां तक की दूरी आपकी क्या है, V है। अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब ध्यान दो, हम लिख देंगे पहले पृष्ठ के लिए लिखेंगे पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए। तो बच्चों वक्रता त्रिज्या, पहले पृष्ठ के लिए लिख देंगे आप वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बराबर हो गया R1, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, R1। ठीक है, पहले पृष्ठ से वस्तु तक की दूरी, वस्तु तक दूरी, तो बच्चों वस्तु तक की दूरी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ U की वैल्यू क्या है, U है। ठीक है, और प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब तक दूरी, और प्रतिबिंब तक की दूरी को हम V डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, V डैश है। हमको प्रूफ किस फार्मूले से करना है, गोली पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से। तो बच्चों गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र होता है, आप लिख देंगे अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से। तो अपवर्तन सूत्र आपका होता है n/v माइनस 1/u n-1/r से। ठीक, n प्रकाश क्या है, वायु से कांच में जा रहा है, तो n की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे Ang बटे क्या हो गया v माइनस 1/u बराबर n की जगह आप लिख दोगे Ang-1 और r की जगह बच्चों हम क्या लिख देंगे, R1। तो ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ध्यान देना क्या बना है, समीकरण नंबर 1। अब बच्चों हम बात करेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख देना कि पहले पृष्ठ द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब I डैश है, दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और इसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको, लिखेंगे नहीं हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप लिखना कि पहले पृष्ठ द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब I डैश है, दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और इसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। क्लियर, इतनी बात लिखने के बाद आप लिख देना दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो दूसरे पृष्ठ के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा। ठीक है, दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मीन्स r का मान बच्चों क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। वस्तु तक की दूरी u बराबर क्या हो जाएगा, v डैश माइनस t हो जाएगा, और प्रतिबिंब तक की दूरी v बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, v होगा। क्लियर, फिर आप लिख दोगे अपवर्तन सूत्र से, ज़्यादा ध्यान ताम नहीं लिखना है। ठीक है, लिख देना अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र।
गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र ध्यान रखना क्या है अपवर्तन सूत्र, n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। यह अब प्रकाश क्या है, लेंस से वायु में जा रहा है, लेंस से कांच से वायु में जा रहा है, तो अपवर्तनांक आपका बदल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा Gna/v। v का मान बच्चों क्या है, v है माइनस u का मान क्या है आपका v डैश माइनस t है, और n को आप लिख सकते हो Gna-1 अपन बच्चों क्या हो जाएगा R2। R का मान R2 है दूसरे पृष्ठ के लिए। अब आप ध्यान दो जरा, हम यहाँ पे लिख देंगे t बहुत छोटा है, t क्या है बहुत छोटा है, मीन्स बहुत पतला है, समझ गए, t क्या है बहुत छोटा है, या लेंस की मोटाई t जो है बहुत पतली है, इसलिए t को हम क्या कर देंगे नगण्य कर देंगे, t को क्या करेंगे नगण्य कर देंगे। और Gna के जगह बच्चों हम लिख सकते हैं 1/Ang, ये सूत्र था बताया था हम आपको, ठीक है, कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/ दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो Gna की जगह लिख दोगे 1/Ang/v माइनस 1/t को आप छोड़ दोगे तो नीचे क्या होगा v डैश बराबर यहाँ लिख दोगे 1/Ang-1 बच्चों हो जाएगा R2। अब आप जरा ध्यान देना, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो Ang आपका नीचे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा Ang इंटू v माइनस 1/v डैश। अब देखो Ang 1/Ang-1 है, तो Ang यहाँ लॉसो ले लो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस Ang आपका नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Ang इंटू हो जाएगा R2। अब देखो बच्चों Ang आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना, दोनों पक्षों में आप Ang से गुणा कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब पहले पद में Ang से गुणा होगा तो Ang से Ang कट जाएगा और ये बचेगा 1/v, और दूसरे पद में जब Ang से गुणा होगा तो बच्चों ये हो जाएगा Ang/v डैश, ठीक है। इसमें जब Ang से गुणा होगा तो Ang से Ang कट जाएगा। अब आप एक काम यहाँ पे ये कर दो ना कि Ang को 1 के जगह लगा दो और 1 को Ang के जगह कर दो। हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए a माइनस बी है और जगह को चेंज करना है तो माइनस लगा के ब्रैकेट लगा के माइनस लगा दो, ये आपका जगह चेंज हो जाएगा। इस हिसाब से आप इसे लिख सकते हो माइनस Ang-1 बटे बच्चों क्या हो जाएगा नीचे R2। इसे आप बना दो समीकरण नंबर 2, ठीक, समझ में आ गया ना। पहले पृष्ठ से आपका समीकरण नंबर 1 बन गया और दूसरे पृष्ठ से आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम बड़े प्यार से क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लिख देंगे समीकरण 1 + 2c। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा, राइट हैंड साइड में जुड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड इसका लिखो, लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया है Ang/v माइनस 1/u प्लस इधर है आपका 1/v माइनस Ang क्या है बच्चों v डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे v के जगह आप क्या लिख सकते हो, v डैश में लिखा नहीं, देखो पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है v डैश है ना, तो इसको आप v डैश लिख दो, u आपका u है, ठीक है। तो Ang बटे क्या हो जाएगा v डैश। अब देखिए इसका पहले समीकरण का राइट हैंड साइड है Ang-1 बटे R1, ठीक है, और इसका है बच्चों देखिए यहाँ प्लस लिखेंगे ना, फिर इसको लिखेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ माइनस Ang-1 बटे क्या हो जाएगा R2, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, Ang/v डैश आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए ये v डैश है, v डैश छूट गया यहाँ पे, तो Ang/v डैश क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बचा आपका 1/v माइनस 1/u बराबर
ANG माइनस वन, ANG माइनस वन बच्चों क्या करो कॉमन ले लो, तो ये आपका हो जाएगा ANG माइनस वन इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/R1 माइनस हो जाएगा 1/R2। अब देखो 1/V माइनस 1/U क्या है, लेंस का सूत्र है ना, तो 1/V माइनस 1/U के जगह आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1/F लिख सकते हो ना, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, नहीं तो आप एक तरीके से और लिख दो, इसको बना दो आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब आप लिख दो कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, फोकस पर बनता है। ध्यान देना, प्रतिबिंब जब फोकस पर बनेगा तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, और वहीं पर प्रतिबिंब बना है फोकस पे ही, मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होगी, भी होगी। प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पे बना है, मतलब क्या होगा, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी होगी फोकस दूरी। तो जहां प्रतिबिंब बन रहा है मीन्स प्रतिबिंब तक की दूरी फोकस दूरी का क्या होगा, बराबर होगा, भी बराबर क्या होगा, F होगा, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर होगा, मतलब लिख देंगे जब वस्तु अनंत पर होगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, ठीक है। तो वस्तु अनंत पर है, मतलब वस्तु तक की दूरी आपकी हो जाएगी अनंत, और मुख्य फोकस पर बनता है तो प्रतिबिंब तक की दूरी भी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, F। अब इसको क्या करो समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो समीकरण नंबर 3 में यदि आप रखते हो तो ये हो जाएगा 1/F माइनस U के जगह आप इनफाइनाइट लिख दो, और यहाँ हो जाएगा ANG माइनस 1, और यहाँ हो गया बच्चों 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1/F बराबर हो गया ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/ क्या हो गया R2। इसे आप बना दो समीकरण नंबर 4। यही है बच्चों लेंस मेकर सूत्र, और यही आपको प्रूफ करना था। 1/F इक्वल टू n माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो लेंस मेकर सूत्र से हम एक और डेरिवेशन कर सकते हैं। कैसे, यहां तक करने के बाद आप क्या करना ना, देखो समीकरण 3 और 4 को देखो, राइट हैंड साइड आपका बराबर दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख देना समीकरण 3 व 4 से राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। और ये बच्चों क्या है, लेंस सूत्र है, क्या है, लेंस सूत्र है। तो एक डेरिवेशन से आपका दो डेरिवेशन प्रूफ हो गया, ठीक है। लेंस सूत्र यदि प्रूफ करने के लिए आ जाए, आएगा नहीं वैसे, यदि आ जाए तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंस मेकर सूत्र आपका डिराइव्ड हो गया। लेंस मेकर सूत्र को कई नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान देना, प्रश्न अच्छे से पहचान लेना, प्रश्न क्या है, इसमें हमको आंसर क्या लिखना है। प्रश्न पहचानने में गलती की है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, लेंस मेकर सूत्र हो गया, ठीक है। इस पर आधारित जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको पढ़ाया गया है, आप प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। लेंस मेकर सूत्र से संबंधित एक न्यूमेरिकल का पोर्शन अलग से बनाया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपके बोर्ड पेपर सेट में लेंस मेकर सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड पेपर सेट के किसी न किसी पेपर सेट में जरूर पूछता है, ठीक है। या तो ये डेरिवेशन पूछेगा, या इस डेरिवेशन में जो फार्मूला डिराइव्ड होगा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। तो बच्चों इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको लेंस वाले चैप्टर में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दो, क्या कह रहा है प्रश्न, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए, मान लेंगे कि ये दो पतले लेंस हैं, दो पतले उत्तल लेंस हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब रखे गए हैं, ठीक है।
ये दोनों इतना करीब होते हैं कि इन दोनों में अंतर कर पाना कठिन होता है। अब आप ध्यान दो, इन दोनों का बच्चों मुख्य अक्ष एक ही है, ठीक है। जब दो लेंस पास पास रखे जाते हैं तो पहले लेंस द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है वह दूसरे लेंस के लिए क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। यह बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि बिंदु वस्तु O यहाँ पे है और यहाँ से निकलने वाली किरण जब पहले लेंस से अपवर्तित होती है, और यदि यहाँ पे ये वाला लेंस नहीं होता, दूसरा लेंस मीन्स L2 न होता, तो पहले लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता, पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर बन जाता। ध्यान देना, तो पहले लेंस से इस बिंदु वस्तु तक की जो दूरी है वो आपका है बच्चों U, ठीक है। और पहले लेंस से इस प्रतिबिंब तक की दूरी को हम मान लेंगे V डैश। अब आप ध्यान देना, यदि लेंस L2 न होता तो लेंस L1 द्वारा प्रतिबिंब आपका I डैश पे बन जाता, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ठीक। तो लेंस L1 द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब I डैश है वो लेंस L2 के लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, तब इसका अंतिम प्रतिबिंब बच्चों I पर बन जाएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। अब देखिए, तो इस लेंस से I डैश क्या है, वस्तु है ना, मीन्स दूसरे वाले लेंस से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, V डैश होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों लेंस इतना ज़्यादा करीब होता है कि इन दोनों में डिफरेंस करना कठिन होता है, ठीक है। मीन्स अंतर कर पाना क्या है, कठिन है। इसलिए पहले लेंस से यहाँ तक की दूरी V डैश है, तो पहले लेंस के लिए ये दूरी क्या है, प्रतिबिंब तक की दूरी है, क्योंकि I डैश पहले वाले लेंस का क्या है, प्रतिबिंब है। और पहले वाले लेंस का जो बनाया गया प्रतिबिंब है वो दूसरे वाले लेंस के लिए क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। मतलब दूसरे वाले लेंस के लिए I डैश क्या है, वस्तु है, और I क्या है, दूसरे वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब है। तो यहाँ की दूरी को हम मान लेंगे V। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो हम लिख देंगे कि लेंस L1 के लिए, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है इसका, मीन्स पहले वाले लेंस के लिए U का मान क्या है बच्चों, U मतलब लेंस से वस्तु तक की दूरी, U का मान क्या है, U है, ठीक है। अब देखिए V क्या है, लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी। तो लेंस से पहले वाले लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या है, I डैश पे बन रहा है, तो लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, V डैश है, तो V बराबर क्या है, V डैश है, ठीक है। अब बच्चों इसकी फोकस दूरी क्या है, पहले वाले लेंस की, पहले वाले लेंस की हम फोकस दूरी मान लेंगे F1 है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, लेंस सूत्र लगा देंगे, सिंपल सा लेंस सूत्र आपको पता होगा ना, लेंस सूत्र से, ठीक है। तो लेंस सूत्र आपका कहता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर? अब आप ध्यान देना, तो f के जगह क्या हो जाएगा, पहले वाले लेंस की फोकस दूरी f1, और नीचे क्या है, v है ना। v क्या होता है बच्चों, लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी। तो पहले वाले लेंस का जो प्रतिबिंब है वो I डैश है, तो प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, v डैश है। u क्या है, वस्तु तक की दूरी, वस्तु है u। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब बात करेंगे, अब हम क्या लिखेंगे कि लेंस L1 द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, लेंस L1 द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब ध्यान देना, तो लेंस L2 के लिए क्या बात हो जाएगी, आप यहाँ पर लिख देना लेंस L2 के लिए। तो बच्चों लेंस L2 के लिए I डैश क्या है, वस्तु का कार्य कर रहा है ना, मीन्स L2 से वस्तु तक की जो दूरी U होगी वो आपका क्या है, V डैश है। क्यों V डैश है, क्योंकि ये दोनों लेंस इतना ज़्यादा करीब होते हैं कि इनमें अंतर कर पाना कठिन होता है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, और V क्या है, प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब आपका I पे बन रहा है, मीन्स V बराबर क्या है, V है, और फोकस दूरी बच्चों क्या है, दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी हम मान लेंगे F2, ठीक है। फिर हम लिख देंगे लेंस सूत्र से, क्या लिखेंगे, लेंस
सूत्र से। लेंस सूत्र क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u से। क्लियर है ना? आप ध्यान दो, तो 1/f की जगह आपका हो जाएगा f2v। v बराबर क्या है बच्चों? v है, और u की वैल्यू आपकी है v डैश। इसको आप बना लो समीकरण नंबर 2। हमें निकालना है दो पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। अब आप ध्यान दो, अब हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से मीन्स दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा और राइट हैंड साइड में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो ये होगा 1/f1 प्लस 1/f2। इधर का जो राइट हैंड साइड है ये आपका है 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। क्लियर? अब आप ध्यान दो, 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल हो गया, और ये आपका हो गया 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v प्लस में है और 1/u माइनस में है, माइनस 1/u। क्लियर? अब आप ध्यान दो, ये क्या है, 1/v माइनस 1/u के जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/v माइनस 1/u के जगह हम 1/f लिख सकते हैं। लेंस सूत्र बन जा रहा है। अब ये हो जाएगा बच्चों 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। ठीक है, तो ये आपका मिल गया दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। अब एक चीज़ आप यहाँ से और प्राप्त कर सकते हो। क्या प्राप्त कर सकते हो? आपको पता है कि जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता बच्चों P बराबर होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, तो 1/f1 है, f1 क्या है, पहले लेंस की फोकस दूरी है, तो 1/f1 बराबर क्या लिख सकते हैं, P1 लिख सकते हैं। क्यों? P1 बराबर 1/f1 हो जाएगा, पहले लेंस की क्षमता। ठीक है, 1/f2 को हम P2 लिख सकते हैं, दूसरे लेंस की क्षमता, और 1/f को लिख देंगे संयुक्त लेंसों की क्षमता, मतलब P। तो P बराबर क्या हो गया बच्चों, P1 प्लस P2। मतलब इस डेरिवेशन से दो डेरिवेशन प्रूफ हुआ। क्या? दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र और दो लेंसों की संयुक्त क्षमता के लिए सूत्र दोनों निकल गया। ठीक है, तो बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप पढ़ लेना। ठीक है ना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेंस वाले चैप्टर के मैराथन क्लास का वीडियो मिल जाएगा। लेंस वाले चैप्टर के किसी भी टॉपिक में यदि आपको दिक्कत होगा तो एक बार आप 1 शॉट वीडियो देख लीजिएगा, और उससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल बताए गए हैं जो पिछले 5 साल के अंदर पूछे गए हैं, उन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आप ये तीनों प्रश्न भी तैयार कर लीजिएगा। क्या है प्रश्न? किसी परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। इन तीनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न या कोई दो प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो बच्चों इस टॉपिक का भी 1 शॉट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो पिछले 5 साल के अंदर पूछे गए हैं, वो सभी के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप सभी एक बार उसके 1 शॉट वीडियो को देखकर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या है प्रश्न हम आपको बता देते हैं। किसी परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। क्लियर? ये सब क्वेश्चंस बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। क्लियर है ना? तो बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आप हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, उन सभी टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।